हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात कर रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस की। लेजर हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में भी कुछ पुरानी बातें हम कर चुके हैं बेटा, आज कुछ नई बात करते हैं। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा देखो, अभी तक मैं जो करता था ट्रायल बैलेंस वो कैसे बनाता था। सबसे पहले जर्नल एंट्री किया करता था, फिर बेटा उसकी पोस्टिंग किया करता था, लेजर प्रिपेयर करता था और लेजर से जो बैलेंस निकालता था वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देता था। ऐसे करता था मैं ट्रायल बैलेंस। अब होगा पता है क्या बेटा, क्वेश्चन जनरल केस में बेटा आपको 5 एंट्री दे सकता है, 5 एंट्री का लेजर बनवा सकता है और कह सकता है ट्रायल बनाकर दे दो। तो एक ही क्वेश्चन में वो तीनों चैप्टर को जज कर सकता है। लेकिन बेटा टीचर के दिमाग में आए नहीं, जर्नल एंट्री तो पूरी जिंदगी का कॉमर्स साइड का बेस है, मैं तो यहां से मुश्किल क्वेश्चन देना चाहता हूं। तो टीचर जर्नल एंट्री के बेटा 8-9 एंट्री मुश्किल दे सकता है, हो सकता है लेजर पूछे ही ना। और ट्रायल बैलेंस जज करने के लिए कि आपको कितना आता है वो कुछ अकाउंट के बैलेंसेस दे देता है आपको। कभी ये नहीं बोलता कि बैलेंस डेबिट साइड आया या क्रेडिट साइड आया, वो आपको सोचना है। उसने बोला परचेज अकाउंट का बैलेंस 25,000, सेल्स का बैलेंस 50,000, बैड डेट रिकवर्ड 1500, कैपिटल 1 लाख, सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये, परचेज रिटर्न 2,500 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 3 लाख रुपए, कुछ भी कह देगा बेटा। 25-30 अकाउंट के उसने बैलेंस आपके सामने निकाल के रख दिए और आपको कह दिया ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दो। बेटा देखो, मेरे को एक चीज से श्योरिटी हो सकती है कि मेरा ट्रायल बैलेंस गलत है या सही है। किस चीज से श्योरिटी होगी कि अगर वो मीट आउट हो जाएगा तो बेटा सही है। और सिंपल सी बात बोल देता हूं बेटा, ऐसा क्वेश्चन होता बहुत आसान है, बस दिखने में ही मुश्किल होता है। अगर उसने मुझे 25-3 अकाउंट के बैलेंस दे भी दिए तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है बेटा, या तो डेबिट साइड में दिखाना है या क्रेडिट साइड में दिखाना है, और तो कुछ है ही नहीं ना ट्रायल बैलेंस में। लो समझाता हूं बेटा, अगेन मैं बोलता हूं बेटा ये बात मैंने बताई हुई है, कोई नई बात नहीं है, याद रखना। क्लियर की बात मैंने बहुत बार की है बेटा। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों पे एक जैसे रूल चलते हैं बेटा, और तीनों क्रेडिट होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं। और रही बात एक्सपेंसेस की या एसेट की बेटा, ये दोनों हमेशा डेबिट होते हैं। अगर ये 5 बातें दिमाग में रख दी तो ट्रायल बैलेंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। और आज करेंगे बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चन, मुझे बताना कौन सा नहीं हुआ आपसे। ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ करेंगे, मैं आपके साथ साथ करूंगा बेटा, जल्दबाजी नहीं है मेरे को। मेरा चैप्टर बहुत आराम से चलूंगा, तब भी कल खत्म हो रहा। ठीक है जी, अभी एक बात सुनो, मेरी तरफ देखना। कई बार बेटा ऐसा होता है दिमाग में नहीं आता कि ये चीज रेवेन्यू थी, ये चीज लायबिलिटी थी। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चा फंस जाए। तो बेटा देखो, कभी भी फंसो ना, मान लो एक चीज में आप फंस गए, बैड डेट रिकवर्ड, उसने बैड डेट रिकवर्ड का बैलेंस दे दिया 1500, आपको समझ नहीं आ रहा डेबिट साइड पोस्ट करूं या क्रेडिट साइड पोस्ट करूं, तो बचोगे कैसे? जर्नल एंट्री दिमाग में रखो, जर्नल एंट्री याद कराओ। देखो, जब बैड डेट रिकवर्ड हो जाते हैं बेटा तो कहीं ना कहीं कैश आता है बिजनेस में, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। बैड डेट रिकवर्ड किस साइड आया? क्रेडिट साइड आया ना। अगर आप इसकी पोस्टिंग करोगे तो कहां होगी? क्रेडिट साइड में होगी ना। यानी कि बैलेंस भी कहां निकलेगा? क्रेडिट साइड में ही निकलेगा। यानी कि इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमेशा जर्नल एंट्री सोच लो, जिस साइड में जर्नल एंट्री में होगा उसी साइड में डाल दो बेटा ट्रायल बैलेंस में, कभी फंसो तो। पर आपको क्या लगता है हम फंसने देंगे आपको? इतने माड़े दिन तो आए नहीं बेटा, अभी तो अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे। ठीक है ना जी बेटा। तो बाबू क्लियर याद रखना बस, अगर क्लियर याद है बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल, लायबिलिटी और बेटा बात कर लो रेवेन्यू की या इनकम की, ये हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। और बेटा एक्सपेंसेस और एसेट हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। एक बात। दूसरी बात, इधर देखना मेरी तरफ बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन कहे परचेज अकाउंट का बैलेंस है 30,000, सेल्स अकाउंट का बैलेंस है 50,000, परचेज रिटर्न का बैलेंस है 2,000, सेल्स रिटर्न का बैलेंस है 3,000, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? सुनना बेटा, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस।
सेल्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब बच्चा फंसता क्या है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। सर फंसने वाला कुछ होता नहीं है, वैसे आप जबरदस्ती फंसना चाहते हो। बेटा अगर परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न परचेज के इंपैक्ट को कम करती है तो ये हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। और अगर सेल्स क्रेडिट होती हैं और सेल्स रिटर्न सेल्स के इंपैक्ट को कम करती है तो सेल रिटर्न क्या होगी, हमेशा डेबिट होगी। ये होता है बच्चा जबरदस्ती मैं फंसना चाहता हूं, है नहीं फंसने वाला इसमें कुछ। बात क्लियर हुई? करें एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट, सीधा इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, मुझे तरस आएगा आपके ऊपर, मैं 10 बैलेंस दे दूंगा या 20 बैलेंस दे दूंगा, क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आता है। चलो जी बेटा, मेरे पास जो बुक है डीके गोयल 2020 एडिशन, पेज नंबर 14.6, इलस्ट्रेशन नंबर 2। मजा आ जाएगा बेटा, लेंथ देख लो इसकी, मैं तो कह रहा हूं मुझसे खड़ी होगी मेरी लेंथ देखकर ही। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2018। बाबू कहते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दो और कुछ बैलेंसेस उसने दे रखे हैं, यानी कि उसने लेजर प्रिपेयर करा होगा और लेजर प्रिपेयर करके ये बैलेंस आपके सामने आ गए। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक करेंगे बात इसकी, क्या चीज होती है ये आपको पता भी है बेटा। जो फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन स्टॉक होता है उसको मैं ओपनिंग स्टॉक कहता हूं। और मेरे लिए बेटा अगर इसकी जर्नल एंट्री मैं करता हूं तो मैं परचेज के नाम से करता हूं, यानी कि जिस साइड परचेज जाएगी उसी साइड ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा, कुछ मुश्किल बात नहीं है। खैर पढ़ते जाओ, एक एक करके करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, रेंट, सैलरी, एड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट, क्रेडिट, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। लो प्यारे बच्चों, कुछ ज्यादा नहीं दे दी होंगी 20-25 इसमें आइटम, एक दो नई भी हैं जिनके नाम हमने नहीं सुने, सुन लेंगे बेटा आज कौन सी नई बात है। चलो जी, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है बेटा, ठीक है ना। या तो कोई चीज पोस्ट होगी डेबिट साइड पर या होगी क्रेडिट साइड पर। रूल सिंपल है बेटा, ठीक है ना, रूल तो बस क्लियर ही है बेटा, और तो कुछ है ही नहीं रूल। चलो जी बेटा, आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, पहले आप जल्दी नहीं करेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। लो प्यारे बच्चों, बाबू फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का, याद है आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था, ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश एंड डैश, फर्म का नाम, एज एट डैश एंड डैश। तो बेटा मुझे दोनों ही चीजें पता है। यहां पर ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद, एज एट 31 मार्च 2018। मुझे तो लगता है जितनी मेरी राइटिंग है बेटा, मैं तो एक पेज में पूरा भी नहीं ला सकता क्वेश्चन। लो खैर, लो जी बेटा, फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर किया है, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना मेरी तरफ। अरे तुम कहाँ लग गए बनाने में, तुम तो क्वेश्चन पढ़ते इतनी देर में मेरे साथ साथ, तुम्हें जल्दी बढ़िया, होमवर्क नहीं चाहिए तुम्हें। कोई नहीं प्यारे बच्चों, होमवर्क नहीं दूंगा तुम्हें, बस 10-12 क्वेश्चन दूंगा आज। लो सुनो बेटा, सामने देख रहे हो आप पहले मेरी तरफ। बाबू मुझे पहली आइटम दी हुई है ओपनिंग स्टॉक, हल्की सी चर्चा इस पे करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा आपको मैंने समझाया हुआ है बेटा कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। साल के पहले दिन, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जो स्टॉक होता है उससे मैं ओपनिंग स्टॉक बोलता हूं। यानी कि बेटा 1 अप्रैल 2017 में जो मेरे पास स्टॉक रहा होगा वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है ना, जो मेरे फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन मेरे पास स्टॉक होता है, ठीक है ना। और आपको पता है ना मैं इसकी पोस्टिंग कैसे करता हूं। अगर क्वेश्चन कभी कह देता था बैलेंस एज एट 1 अप्रैल 2017, कैश का बैलेंस दे देता था, स्टॉक का बैलेंस दे देता था, बैंक का बैलेंस दे देता था, तो बेटा मैं स्टॉक वर्ड को हमेशा अपनी जर्नल एंट्री में परचेज लिखता था। याद है ना आपको? यानी कि बेटा मोर और लेस ये मेरे लिए परचेज ही है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना बेटा। तो बेटा जैसे परचेज की पोस्टिंग करता हूं वैसे ही ओपनिंग स्टॉक की पोस्टिंग करता हूं। परचेज हमेशा डेबिट होती है, और याद कर लो उस जर्नल एंट्री में बेटा परचेज को डेबिट करता हूं, यानी कि मैं ओपनिंग स्टॉक को डेबिट ही करता हूं। ठीक है ना। तो कहां लिख दूं बेटा? ऑन द डेबिट साइड। लो जी प्यारे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 20,000। मुझे तो लग रहा है नेम ऑफ अकाउंट मुझे छोड़कर फटाफट से बेटा लिखना चाहिए डेबिट क्रेडिट। मैं नहीं लिख रहा नेम ऑफ अकाउंट यार, बहुत लेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, मैं तो डेबिट क्रेडिट लिखूंगा। लो जी बेटा, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े, अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी बेटा, क्योंकि कई चीजें हमें बहुत जल्दी जल्दी पता है और बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे। परचेज 85,000, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। लो लिख दो। हाँ वही तो, लो मैंने लिख दिया बेटा डेबिट साइड। परचेज रिटर्न, सर परचेज रिटर्न परचेज का इंपैक्ट कम करती है। अगर परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। पहली बात, नहीं आ रहा समझ? जर्नल एंट्री याद करो। परचेज की एंट्री अगर आप करते थे ना परचेज टू कैश, तो परचेज रिटर्न की करते थे कैश टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, यानी कि क्रेडिट साइड में। तो अगर क्रेडिट साइड में करते थे तो यहां क्रेडिट साइड में ही जाने वाला है, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। कहीं भी फंसो तो जर्नल एंट्री याद कर लेना। ठीक है जी, चलो जी 5,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैं तो कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन मुझे दे दे पेपर, और कम से कम 16 नंबर में दियो। ठीक है जी। सेल्स बेटा 1,60,000, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। लो जी 1,60,000, सेल्स रिटर्न डेबिट। अगर सेल्स क्रेडिट है तो बेटा सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होंगी? डेबिट होंगी बेटा। 60-100, 5 बातें करी मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। ओपनिंग स्टॉक परचेज की तरह पोस्ट करा, परचेज को पोस्ट कर दिया, सेल्स को पोस्ट कर दिया, परचेज रिटर्न को पोस्ट कर दिया, सेल्स रिटर्न को पोस्ट कर दिया। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, रेंट, सैलरी, एड, तीनों खर्चे हैं, बिजनेस के तीनों ही खर्चे हैं। और बेटा याद करो क्लियर, क्लियर में बेटा ई है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है ना। और नॉमिनल अकाउंट भी बोलता क्या है बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। कर दो बेटा डेबिट साइड। लो जी बेटा, रेंट कितना है? 1200, सैलरी और बेटा ऐड, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे। कमीशन रिसीव, रिसीव कमीशन अगर रिसीव हुई होगी तो बेटा यानी कि मेरी इनकम है और सारी इनकम क्रेडिट होती है एज पर नॉमिनल अकाउंट। पहली बात। दूसरी बात, फंस रहे हो, जर्नल एंट्री याद करो। कमीशन रिसीव करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। जब टू साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो पोस्टिंग कहां होगी बेटा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी बेटा। कमीशन रिसीव्ड अमाउंट है बेटा 1440, कोई दिक्कत अब तक? कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे। बेटा बोलता है डिस्काउंट क्रेडिट 710, सुन लो बेटा, मैंने नहीं कहा था इसको। देखो डिस्काउंट दो तरीके से हो सकती है बाबू। हम एक बार डिस्काउंट को डेबिट भी कर चुके हैं बेटा, और एक बार डिस्काउंट को क्रेडिट भी कर चुके हैं। आपको याद कराता हूं, कुछ याद भी आना शुरू होगा आपको। बाबू मान लो मेरे को किसी डेटर से पैसे लेने हैं, मेरे को किसी डेटर से 15,000 रुपए लेने हैं। मैंने कहा चल एक काम कर, तो 14,000 दे दे इन फुल सेटलमेंट। मैंने डेटर से 14,000 रुपए ले लिए, पूरी सेटलमेंट कर दी। डेटर ने मुझे 14,000 दिए, बिजनेस में कैश आया, तो मैं एंट्री क्या करता था? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेने तो थे 15,000 लेकिन दिए 14,000, पूरी सेटलमेंट हो गई। क्या मैंने 1,000 रुपए का नुकसान सहा? सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा। तो मैं यहां पर नुकसान को डेबिट कर देता था। यहां पर नुकसान का नाम होता था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सेम बात, ऑन द सेम लॉजिक। खुशी वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहीं लिखा हुआ है बेटा, यहीं सुनो। हाँ जी, सेम बात, ऑन द सेम लॉजिक। मैंने अगर किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी, मुझे देने थे 15,000, क्रेडिटर ने कहा पूरी सेटलमेंट में तू 14,000 दे दे, पूरी सेटलमेंट में तू 14,000 दे दे। मैंने अगर 14,000 दिए, मेरी जेब से कैश गया, मैंने क्या एंट्री करी होगी? टू कैश अकाउंट, मेरी जेब से 14,000 चले गए। क्रेडिटर तुझे पे करने थे 15,000 और तूने सारा अकाउंट सेटल कर दिया 14,000 रुपए में, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 1,000 रुपए का फायदा हुआ है। और बेटा इस फायदे को मैं रिकॉर्ड करता था डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से। याद है आपको बेटा? तो यानी कि बेटा डिस्काउंट क्रेडिट भी हो सकती है और डिस्काउंट डेबिट भी हो सकती है।
जब मैं क्रेडिट करता हूं तो मैं लिखता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जब मैं डेबिट करता हूं तो लिखता हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया मेरा खर्चा है, अगर किसी ने मुझे डिस्काउंट दिया मेरी इनकम है। ये बड़ा चालाक निकला, इसने वर्ड लिखा डिस्काउंट, ना बताया, हाँ ना बताया रिसीव्ड, ये तो नहीं बताया ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। इसने बाद में क्या करा, डिस्काउंट क्रेडिट बोल दिया। जब अगर इसने बोल दिया ना कि डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड आई, सर कुछ रह ही नहीं गया, तूने खुद बोल दिया ना क्रेडिट साइड, आंखें बंद करो, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। मैं तो कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन भगवान सबको दे, सबके आगे लिख के बता दे, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न, ऐसे बता क्यों नहीं रहा तू? ठीक है ना बेटा? बाबू किसने बोला डिस्काउंट क्रेडिट, लो जी बेटा मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया 710, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं एक एक बात पे एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए। जितनी समझदारी से आप पढ़कर आए हो ना बेटा, ये बढ़ना चाहिए था, ये खुद ही करना चाहिए था आपको। चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर, मशीनरी और डेटर तीनों एसेट हैं। क्या करूं सारी एसेट का? सारी एसेट डेबिट होती है बेटा, उठा के कर दो डेबिट। फर्नीचर 6000 रुपये, मशीनरी 62,000 और डेटर 36,000, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? क्रेडिटर लाइबिलिटी होते हैं बेटा, लाइबिलिटी होते हैं। क्या करूं बेटा इसका? सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा, मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अभी एक नई टर्म आ गई है आपके सामने, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। नहीं करूंगा खैर इसकी चर्चा, अभी 5 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ दूं, मेरे को इसके ऊपर चर्चा करनी है। चलो पहले इसके ऊपर चर्चा ही कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बीच में अटक जाएगा। चलो कोई नहीं, अटकने दो। पहले बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आप सब सामने देख रहे हो, अंशिका सामने देखो बेटा। चलो जी थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। बाबू मैंने किसी को ना उधार पे गुड्स बेच दिया, और बेटा मान लो उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए को मैंने बुक्स में डेटर बना लिया होगा, जब मैंने सेल करा मैंने एंट्री क्या करी होगी, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा मैंने उधार पे गुड्स बेच दिया, मान लो उसको 50,000 रुपये का। मुझे डाउट होने लगा कि मिस्टर ए पैसे नहीं देगा। मैंने कहा भाई देख ए, मुझे तो तेरे ऊपर डाउट है, तू पैसे नहीं देगा, एक काम करते हैं हम ना कोर्ट में एक प्रूफ जनरेट कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं दूंगा ही दूंगा आपके पैसे, आप जहां मेरे से साइन कराना चाहो करा लो। आपने बेटा कोर्ट बुलवा लिया उसको, और उसने क्या करा, आपने एक बिल लिखा बेटा, और उसने रजिस्ट्रार के सामने साइन कर दिया कि मैंने आपके 50,000 रुपये देने हैं, और बेटा मेरे लिए उसका साइंड बिल मेरे पास रहेगा जब तक वो पैसे नहीं देगा। समझ आई बात बेटा? अब क्या होता है, मैं अकाउंट्स में एंट्री क्या करता हूं, मैंने अभी तक तो मिस्टर ए को क्या बनाया हुआ था, डेटर बनाया हुआ था, ठीक है ना। मैंने अभी तक मिस्टर ए को डेटर बनाया हुआ था। मैं बेटा बुक से ना मिस्टर ए को खत्म कर देता हूं। चलो खैर एक जर्नल एंट्री बता ही देता हूं आपको, समझ आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो अभी टेंशन मत लेना, वैसे आ जाएगी, ये भी मैं पक्का बोल रहा हूं। बेटा मैंने एंट्री क्या करी होगी, जब ए को गुड्स बेचा होगा, ए टू सेल्स, यही तो एंट्री करी होगी कि ये तेरे को 50,000 रुपए का गुड्स बेचा, ठीक है बेटा। जैसे ही उसने मुझे बिल साइन करके दिया कि मैंने आपके 50,000 रुपए देने हैं, मैं खुद साइन करके दे रहा हूं रजिस्ट्रार के सामने, तो मैं पता है क्या करता हूं, अपनी बुक्स में से एक नई एसेट खड़ी कर लेता हूं। एसेट का नाम लिखता हूं BR अकाउंट डेबिट, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। समझाता हूं बेटा, एनालिसिस करता हूं, रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी। मैंने पहले डेटर नाम की एसेट बनाई थी कि ए तेरे से 50,000 रुपए लेने हैं, ठीक है ना, यही करा था ना मैंने, ए तेरे से 50,000 रुपए लेने हैं क्योंकि मैंने सामान बेचा है। ए ने जिस दिन बिल साइन करके मुझे दिया ना, मैंने ना जितनी एसेट बनाई थी उतना ही क्रेडिट में लिखकर इस एसेट को तो खत्म कर दिया, डेटर को तो बुक से ही खत्म कर दिया। मैंने उसके बदले में एक नई एसेट बना दी BR अकाउंट डेबिट। समझ आया बेटा? जब भी डेटर साइन करके दे देना आपको किसी जगह पे कि हाँ मैं दूंगा पक्का, कोर्ट का प्रूफ बीच में है, तो बेटा डेटर नाम बुक से हटा देते हैं, हम नाम कर देते हैं BR, इट इज मोर और लेस डेटर। सेम बात क्रेडिटर के लिए है बेटा। आप खुद सोचो, अगर मैं अकाउंट्स बनाऊं ए के, तो ए ने क्या करा होगा, मान लो मेरा नाम है एम, मैं तो एम की बुक में एंट्री कर रहा हूं, तो बेटा ए ने अपनी बुक में एंट्री क्या करी होगी, ए की बुक्स देखते हैं।
मैंने सामान बेचा ए को, ए के एंगल से सोचो, ए ने सामान खरीदा एम से, यही करा ना, तो उसने एंट्री क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एम। एम तेरे से सामान खरीदा, एम को क्रेडिटर बना दिया कि मैंने 50,000 रुपए एम के देने हैं। और जैसे ही बेटा हमने इसे बुलाया, आजा जरा कोड साइन कर जा, और जैसे इसने साइन करे, इसने क्या करा, इसने कहा एम को मैं बुक से खत्म कर रहा हूं, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है बिल्स पेएबल। जितनी लायबिलिटी बनाई थी उतनी डेबिट करके खत्म कर दी बेटा मैंने, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी जिसका नाम है बिल्स पेएबल। इट इज मोर और लेस अ क्रेडिटर, कि मैंने ए को 50,000 देने। समझ आई बात? ऑल्दो खैर बता देता हूं, ये फाइनल के सिलेबस में मेरे चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से। मुझे आज चर्चा नहीं करनी थी, लेकिन मैं रटवाना नहीं चाहता कुछ भी, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज है बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। समझ आई बात? जब भी डेटर साइन करेगा कोर्ट में आकर कि मैंने आपके पैसे देने हैं, आप डेटर वर्ड बुक से हटा देते हो, नाम कर देते हो BR। और ऐसे ही बेटा क्रेडिटर के लिए बात है, क्रेडिटर की जगह नाम हो जाता है बिल्स पेएबल। और आपको पता लग गया होगा, समझदार बच्चों को इशारा काफी, BR डेबिट हो रहे हैं, एसेट है, तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ऑन द डेबिट साइड। और बिल पेएबल क्रेडिट है, लायबिलिटी है, कहाँ रिकॉर्ड होगी, ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर बात? चलो जी, चलो जी बेटा, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से चल रहे हैं। पहला इलस्ट्रेशन चल रहा है आज का, और आज बच्चे कह रहे थे 6-7 इलस्ट्रेशन करा दो। ना बाबू ना, मुझसे नहीं हो पाएंगे 6-7। बच्चे कह रहे हैं नहीं, कराओ कराओ। चलो बेटा कोशिश करते हैं, करा देंगे 6-7। चलो जी, बिल रिसीवेबल दिए हैं 2500 के बेटा, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया ऑन द क्रेडिट साइड। बिल रिसीवेबल 4600 डेबिट साइड, बिल्स पेएबल 2500 ऑन द क्रेडिट साइड मैंने रिकॉर्ड कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। कैश इन हैंड एसेट होती है, कैश हमेशा से ही एसेट है बेटा। कहाँ रिकॉर्ड करूं, क्रेडिट साइड। लो बाबू लो, लो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ो बेटा। बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है बेटा, लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है बेटा, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं 5,000, बैंक मुझे परमिशन दे रहा है 5,000 से ज्यादा निकालने की, इसी को तो बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट कर लिया आपने। कहता है आपने बैंक से 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस, और सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मेरी तरफ देखना प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सोचो, अच्छा सोचोगे, अकाउंट्स वैसे ही बड़ी सिंपल है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट था, मेरे ऊपर लोन था, ओवरड्राफ्ट तो एक तरीके का कर्जा है, ठीक है ना। कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बेटा अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बेटा ब्याज मैं दे रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं? दे रहा हूं। मैंने बैंक को ब्याज दी 1800 रुपए, मेरा खर्चा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सोच पा रहे हो? सिर्फ सोचने का ही गेम है अकाउंट्स में, मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ मुश्किल गेम है। समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या चीज है? ओवरड्राफ्ट इज अ लोन ऑन यू, और बेटा अगर लोन है तो ब्याज रिसीव नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है, पे कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट खर्चा है बेटा, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा। ओवरड्राफ्टिंग एक काइंड ऑफ लोन है आपके ऊपर। मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है बैंक से, तो बेटा मैं बैंक को ब्याज पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कभी रिसीव्ड नहीं हो सकता, हमेशा पे होगा। और बेटा खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो बेटा ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड। बढ़े आगे बेटा, बात करता है आगे कैपिटल की, लायबिलिटी में रिकॉर्ड होती है। और वैसे भी क्लियर का रूल क्या बोलता है, कैपिटल क्रेडिट होगी। ठीक है ना बेटा, तो जी लो कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट टर्म क्या है, ड्राइंग्स। सोचना, अच्छा सोचो बेटा, ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल के इंपैक्ट को कम करती है। अगर कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। ठीक है ना, सेम बात जो मैंने परचेज रिटर्न के लिए बोली, सेल रिटर्न के लिए बोली, आज कैपिटल ड्राइंग्स के लिए बोल रहा हूं बेटा। ठीक है जी, तो बेटा ड्राइंग्स 7800 डेबिट होगी बाबू। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। क्या करो,
इनपुट्स क्या होते हैं बेटा? CGST और SGST। सर एंट्री याद करो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू डेटर या टू कैश टू बैंक, यही एंट्री करते थे ना बेटा। सारे इनपुट्स एसेट होते हैं ना बेटा, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है ना, यानी कि दोनों इनपुट्स डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे और दोनों आउटपुट बेटा रिकॉर्ड होंगे ऑन द क्रेडिट साइड। तो बेटा इनपुट CGST 5000, इनपुट SGST 5000, आउटपुट दोनों 8,000 रुपए के हैं बेटा। टोटल कर लेना, दोनों साइड का बराबर आएगा और ये श्योरिटी देगा कि आपने ट्रायल बैलेंस सही प्रिपेयर किया। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? यकीन मानना, इससे थके हुए क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। मेरी नज़र में ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई लेवल नहीं है इसका, ठीक है जी। टाइम खर्च हम अब नहीं करेंगे बेटा, मैं पहले बता रहा हूं करना क्या है। आपने अभी मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, आज का प्लान तो पूरा सुन लो। आप नहीं लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, भूल जाओ। आपने मेरी तरह डेबिट क्रेडिट लिखना है और मुझे बताना है कि टोटल बराबर आ गया। आपके पास हैं 10 मिनट, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, अभी करेंगे, कल नहीं होगी। पेज नंबर बेटा बता देता हूं, चलो मैं आपको, इसके लिए एक पार्टी लगेगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं। पेज नंबर 14.31, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। पार्टी की जगह है लंदन। चलो जी फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3A अटेम्प्ट करो और 3B भी अटेम्प्ट करो, फटाफट से सॉल्व करो इसको। चलो जी बेटा, अभी ना हमारे सामने कुछ नई टर्म आनी शुरू हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 3A 3B में। तो बेटा सबसे पहले इन 4 नई टर्म पे चर्चा कर लेता हूं। सब सामने देखना मेरी तरफ। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, 1 मिनट के लिए सामने देखो। बेटा मैं पहले नई टर्म का नाम लिख देता हूं। सॉरी बेटा, इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इस फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। मैं तो टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। बेटा चारों टर्म मुझे एक्सप्लेन करनी है, बहुत आराम से बात को सुनना। सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। आपको एक बात बोलता हूं बेटा, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो ना तो बहुत आसान है इसको समझना। देखो सामने देखना, रिटर्न इनवर्ड, वो रिटर्न जो अंदर आई, और बेटा तभी आई होगी मेरे बिजनेस में जब कोई चीज बाहर गई होगी। यानी कि बेटा बाहर तो जाती है सेल्स, तो यानी कि ये है क्या? ये सेल रिटर्न है। ऐसे ही रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब वो रिटर्न जो बाहर भेजी, और बाहर तभी भेजी होगी जब कोई चीज अंदर खरीद के लाए होंगे। यानी कि बेटा ये मेरी परचेज रिटर्न है। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, इसको हिंदी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वो रिटर्न जो अंदर आई, और बेटा कोई रिटर्न तभी हुई होगी बेटा जब आपने बेचा होगा सामान, तभी अंदर आया होगा वो सामान वापस, ठीक है ना। और ऐसे रिटर्न आउटवर्ड, बेटा आपने रिटर्न करा, आपने रिटर्न बाहर भेजी, और तभी भेजी होगी जब बेटा कुछ खरीद के लाए होंगे। तो यानी कि ये बेटा परचेज रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है, और दोनों का इंपैक्ट पता है आपको। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। 2 और टर्म सुन लो, ये बेटा अंदर बाहर से समझ में आएंगी, ये किसी और चीज से समझ में आएंगी। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड समझना। देखो बेटा, कैरेज इनवर्ड मतलब जो परचेज पे कैरेज देकर आया, और बेटा कैरेज आउटवर्ड मतलब जो सेल पे कैरेज दी। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आप बेटा दिल्ली से सामान खरीद कर लाते हो और सहारनपुर में बेचते हो। आपकी दुकान है मान लो नेहरू मार्केट में, ठीक है जी। दिल्ली से आपने सामान खरीदा बेटा, रास्ते का किराया भाड़ा कौन देगा? आप दोगे, क्योंकि सामान आपने खरीदा, ठीक है ना। दिल्ली में आपने ट्रांसपोर्ट पे सामान पहुंचवा दिया, ट्रांसपोर्ट वाले ने कहा ठीक है सहारनपुर में उतार दूंगा, और उसने क्या करा बेटा, आपसे फ्रेट के पैसे ले लिए। जो भी रिक्शा वाले ने सामान छोड़ा उसने कैरेज के पैसे मांग लिए, किराया भाड़ा आपसे मांग लिया। बेटा बाबू क्या ये गुड्स खरीदने की कैरेज है? बिल्कुल, आपने गुड्स खरीदा है तो बेटा आप उसका किराया भाड़ा दे रहे हो बेटा, ठीक है ना। गुड्स खरीदने की कैरेज को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड,
ठीक है जी। कैरेज आउटवर्ड क्या होती है? आप नेहरू मार्केट में बैठे हुए हो, सामान बेच रहे हो बेटा, एक कस्टमर है आपके पास जो कोट रोड से आता है, उसने आपसे बल्क में सामान खरीद लिया बेटा, और उसने बोला देखो जी मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, मैं जा रहा हूं, मेरी दुकान का एड्रेस है, किसी रिक्शे वाले के हाथ भिजवा दे। हम क्या होता है बेटा, खरीदते टाइम तो कैरिज देते देते हैं, अपने कस्टमर को इतनी फैसिलिटी दे रहे होते हैं, सेल के टाइम भी कैरिज दे रहे होते हैं। हमने कहा चल छोड़, लाख रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए का रिक्शा चला भी गया तो क्या फर्क पड़ा। हमने रिक्शा वाले को बुलाया, एड्रेस लिखवाया और सामान लोड करा, 20 रुपए उसके हाथ में रख दिए। बेटा ये सेल के टाइम पर दी जाने वाली कैरेज है बेटा, इसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज दोनों टाइम दी जा सकती है, परचेज के टाइम दी जाने वाली इनवर्ड है, सेल के टाइम दी जाने वाली आउटवर्ड है। लेकिन समझदार बच्चों, दोनों ही केस में मेरा तो खर्चा ही हुआ, और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो बेटा यानी कि कैरेज इनवर्ड भी डेबिट और कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट। ठीक है जी। अब फटाफट से 3A और 3B करके दिखा दो बेटा। बेटा 2-3 नई टर्म की और बात करते हैं, फिर अटेम्प्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। लो प्यारे बच्चों इस चीज को समझो। बाबू एक नई टर्म आई होगी शायद आपके सामने, इन्वेस्टमेंट, या हो सकता है बेटा आपके सामने एक और नई टर्म आई हो जिसका नाम है मिसलेनियस रिसीट्स। लो बेटा रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट्स होता है बेटा। लो समझने की कोशिश करना, इधर देखो भाई सामने। बेटा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमेशा एक एसेट होती है, समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आपने क्या करा, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी बेटा, और आपने सोचा कि मैं शेयर 5 साल के बाद बेचूंगा, 5 साल के बाद बेचूंगा, मैं ये 5 साल के लिए शेयर्स खरीद रहा हूं। बेटा जब मैंने शेयर्स खरीदे होंगे, मैंने एंट्री क्या की होगी? सुन लो, जब मैंने शेयर खरीदे होंगे तो मेरी जेब से गया होगा कैश, और आए होंगे मेरे बिजनेस में शेयर्स, तो मैंने एंट्री करी होगी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया, शेयर्स आ गए। जरूरी नहीं है हर कोई इसको शेयर्स लिखता है, कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस कंपनी में, 50,000 50 लाख के शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी के। और बेटा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है शेयर्स में ही की जाए। मैंने कोई लैंड खरीद के रख दी, कोई फ्लैट खरीद के रख दिया कि मैं 5 साल 10 साल बाद बेचूंगा, जिसकी इसकी कीमत बढ़ जाएगी, मेरे मजा आ जाएंगे। मैं रहता सहारनपुर सिटी में हूं, मेरा बिजनेस सहारनपुर सिटी में है, मैंने चंडीगढ़ में एक फ्लैट खरीद के रख दिया 50 लाख रुपए। सर एंट्री क्या होगी? फ्लैट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जरूरी नहीं है आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखो, कुछ लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट करिए, मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट हो सकती है, हो सकता है बेटा आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकता है आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की और बिजनेस स्टडीज याद है तो बेटा हो सकता है आपने किसी डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकता है आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की हो किसी कंपनी की। ठीक है जी। और मिसलेनियस रिसीट्स क्या होता है बेटा? देखो बाबू, जो छोटी मोटी रिसीट होती है ना उसका नाम नहीं लिखते, जैसे कि कमीशन रिसीव हुई, अगर बेटा ये ठीक ठाक अमाउंट है 5,000 10,000 है तो मैं नाम लिखता हूं कमीशन रिसीव हो गई, ठीक है ना। अगर रेंट रिसीव्ड हुआ 1,000 2,000 रुपए भी है, मैं लिखता हूं रेंट रिसीव हुआ, कैश टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन मैं बोलता हूं बेटा मैंने न्यूज़पेपर बेच दिए 50 रुपए के, रद्दी बेच दी 50 रुपए की, तो बेटा तो मैं नाम न्यूज़पेपर नहीं लिखता, ठीक है ना। छोटी मोटी रिसीट के लिए मैं नाम लगाता हूं मिसलेनियस रिसीट। एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट, रद्दी बेचने पे 50 रुपए आए ना, बिजनेस में कैश आया तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट। और बेटा मिसलेनियस रिसीट क्रेडिट साइड आया, टू साइड आया, दैट मींस ट्रायल बैलेंस में भी बेटा कहां रिकॉर्ड होगा? ऑन द क्रेडिट साइड। समझ आई बात? अब एक फाइनल बात मैं करके जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम बचा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मुझे पूरा करना है, आप सब मेरे साथ साथ देख रहे हैं। लो जी, और जैसे ही मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पूरा करूंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। लो जी, लो प्यारे बच्चों सामने देखना, बस मुझे एक नई बात समझानी है, पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप करते रहना जो आप करना चाहते हो। बाबू आज 1 अप्रैल 2021 है और क्वेश्चन कहता है आपके पास स्टॉक है 100 लैपटॉप का। मैं इसको अमाउंट में डिफाइन नहीं कर रहा बेटा, जानबूझकर मान लो, ठीक है। आपके पास स्टॉक है 100 लैपटॉप का, आज 1 अप्रैल 2021 है। इस स्टॉक को मैं ओपनिंग स्टॉक बोलता हूं हमेशा,
जो भी फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन स्टॉक होता है वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। मान लो बेटा, सब सामने देख रहे हैं, मान लो पूरे साल भर में आपने जो परचेजेस करी वो 200 लैपटॉप की करी। आपकी पूरे साल की जो परचेजेस हैं बेटा वो 200 लैपटॉप की हैं। 100 पहले थे, 200 और खरीद लिए, परचेज कर लिए, टोटल कितने हो गए? 300 लैपटॉप। और मैं बोलता हूं पूरे साल भर में आपने सेल्स कर दी 250 लैपटॉप की। बेटा 100 पहले थे, 200 खरीद लिए, यानी कि 100 और 200 300 हो गए, और जब 250 बेच दिए तो बच कितने गए? 50 बच गए। और मैं कहता हूं इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, साल के आखिरी दिन 50 लैपटॉप बच गए। ठीक है ना? 31 मार्च 2022 को मेरे पास जो स्टॉक बचता है, जो लास्ट दिन बचता है फाइनेंशियल ईयर के, इस स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही होता है ना बेटा, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल भी यही होती है। तो बेटा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया बेटा? 50 लैपटॉप। और अगले दिन सुबह नए फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 50 लैपटॉप ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे। पता है ना बेटा, ऐसी चलती रहेगी ना कहानी। ठीक है जी। तो बेटा 100 लैपटॉप थे, 200 और खरीद लिए, 250 बेच दिए, अल्टीमेट बच कितने गए? 50। सुन लो बेटा काम की बात। बाबू क्लोजिंग स्टॉक ना आपको कभी कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं है, होती नहीं जरूरत। क्लोजिंग स्टॉक इज द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। अगर मैंने इन 3 चीजों को रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड होता है बिजनेस में। दिखाई दे रहा होगा, मैंने तो ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाया ना। अगर मैं बोलूं 100 लैपटॉप पहले थे, 200 और खरीद लिए, 250 बिक गए, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली निकल के आया 50 लैपटॉप। मैंने नहीं निकाला बेटा। अगर मैं बोलूं आपने इन 3 चीजों को रिकॉर्ड कर दिया ना, तो इसको कभी रिकॉर्ड करने की जरूरत होती भी नहीं है बेटा, ऑटोमेटिकली ये निकल कर आता है बेटा बिजनेस। ठीक है ना बेटा? 100 लैपटॉप पहले थे, 200 खरीद लिए, 250 बिक गए, 50 तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है ये। तो अगर मैं लिख दूं 50 लैपटॉप आ गए, मेरे लिखने का कोई फायदा नहीं, पैसे भी 50 ही आने थे। ठीक है ना? अब एक बात सुन लो, कभी ट्रायल बैलेंस में आपको बोले ओपनिंग स्टॉक इतना, जैसे भी बोला था इलस्ट्रेशन 2 में, परचेजेस इतनी, सेल्स इतनी, और साथ में बोल दे क्लोजिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं होती। इन तीनों को रिकॉर्ड करने का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ आई बात? ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3। करें फटाफट से। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ साथ कर रहे हैं। मैं पेज नंबर बता देता हूं एक बार आपको फटाफट से। हम हैं बेटा पेज नंबर 14.8 पर। बहुत तेजी से करेंगे बेटा, ठीक है? लो प्यारे बच्चों, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2017, कहां लिखो? डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक है बेटा, 1 अप्रैल का स्टॉक है, 2,20,000 डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। सारे काम धंधे बंद कर दो बेटा, मैं आपसे ही पूछने वाला हूं। ठीक है जी। सेकंड वन परचेज, राघव कहां रिकॉर्ड करूं? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट साइड। क्रिश सेल्स क्रेडिट साइड। स्नेहा कैरेज इनवर्ड क्रेडिट साइड। बेटा अभी एक बात बोली थी, दोनों कैरेज मेरे बिजनेस का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड परचेज पे हुआ हुआ खर्चा है, कैरेज इनवर्ड सेल्स पे हुआ हुआ खर्चा है दोनों ही खर्चा बेटा। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यानी कि सारे खर्चे डेबिट होंगे। तो बेटा कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों ही डेबिट होंगे। बढ़े आगे बेटा, रिटर्न इनवर्ड। सोचो, रिटर्न अंदर आ रही है तो कोई चीज बाहर गई होगी तभी रिटर्न आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। चलो जी, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी बेटा। बाबू डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बैड डेट बैड डेट लॉस है, लॉस है, सारे लॉस का क्या होता है? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेट समझते हो ना? जो डेटर ने मेरे पैसे मार लिए उसको बोलता हूं बैड डेट, मेरा लॉस है बेटा। चलो जी, स्टेशनरी खर्चा है डेबिट, इंश्योरेंस खर्चा है डेबिट, वेजेस एंड सैलरी खर्चा है डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट। क्लियर? याद है ना बेटा, एसेट डेबिट होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सुन लो जी, मैंने
इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी के डिबेंचर्स में, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कह रहा है इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं किया होगा, आया होगा वहां से, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आया मतलब इनकम आई, सारी इनकम क्रेडिट होती है। तो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है ना। आप सोचो ना, मैंने किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है बेटा, मैंने अगर पैसे वहां दे रखे हैं तो कुछ मिल रहा होगा मुझे, वहां से जा नहीं रहा होगा मेरा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलवेज डेबिट। प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस मतलब बिल्डिंग को बोला जाता है बेटा, ठीक है ना। अगेन बिल्डिंग इज अ एसेट, डेबिट। फिक्सचर्स डेबिट, बताया था एक दिन, बड़ी याद है मुझे, फर्नीचर और फिक्सचर का डिफरेंस बता रहा था मैं। जो बेटा कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, उसे फिक्सचर्स बोला जाता है। अ काइंड ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होती है तो फिक्सचर भी एसेट ही होती है। ठीक है जी, बढ़ो आगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। मिसलेनियस इनकम, सारी इनकम क्रेडिट होती है तो मिसलेनियस इनकम भी क्रेडिट। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लोन लिया, कर्जा लिया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन अबव, यानी कि लोन पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट ऑन अबव, लोन पर ब्याज दिया, और जब ब्याज दिया तो बेटा ब्याज मेरा खर्चा है और सारे खर्चे डेबिट हो जाते। ठीक है जी। कैपिटल क्रेडिट, प्रोप्राइटर्स विड्रॉल दैट मीन्स ड्रॉइंग्स डेबिट, कंप्यूटर एसेट डेबिट, गुडविल एसेट डेबिट। स्टॉक 31 मार्च के दिन, आखिरी दिन, क्लोजिंग स्टॉक। कुछ करूं? कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। इनपुट आईजीएसटी डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट। क्वेश्चन खत्म। नई बात क्या थी? सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कुछ भी नया नहीं था। इलस्ट्रेशन 3 मेरे लिए फिनिश हो गया। बेटा मत लिखना नेम ऑफ अकाउंट, स्पीडी क्वेश्चन करके आना। इलस्ट्रेशन 3 भी, इलस्ट्रेशन 4 भी फिनिश करके आना। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।